हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, मुबारक हो। सीज फायर 2 दिन के लिए एक्सटेंड हो गई है, लेकिन अगले हफ्ते 3 बड़े इवेंट होने वाले हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। उसमें से एक इवेंट ऐसा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और वो सबसे बड़ा खतरा है हमारे मार्केट्स और हमारे इकॉनमी के ऊपर। तो इन सबको हम डिकोड करेंगे, साथ में आज मार्केट में क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल 21 तक की सीज फायर वैलिड थी और उससे पहले इस लड़ाई का कोई सोल्यूशन निकालना था और थैंकफुली वो डेडलाइन अब एक्सटेंड हो गई है और मार्केट ने इसके लिए एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया। तो जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल 21 जो है वो डेडलाइन थी सीज फायर की, लेकिन अब ट्रंप ने इसे बढ़ाकर अप्रैल 23 कर दिया है। यानी कि हमारे टाइम से अगर हम देखें तो थर्सडे के दिन मॉर्निंग के टाइम तक ये डेडलाइन वैलिड रहेगी और अगर ये डेडलाइन सक्सेसफुल होती है तो जो दूसरी डेडलाइन है वो होल्ड करेगी, यानी कि जो हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में सीज फायर है वो होल्ड करेगी। अगर ये फेल हो जाती है तो ये भी फेल हो जाएगी और जो एक और नई डेडलाइन निकल कर आई है अप्रैल 28 की, जो इन सबसे बड़ा खतरा हमारे मार्केट्स और हमारे इकॉनमी के लिए है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ईरान के फ्रंट में देखें तो सिचुएशन क्या है कि ट्रंप ने नया थ्रेट दिया है, नॉकआउट एवरी सिंगल पावर प्लांट एंड एवरी सिंगल ब्रिज इन ईरान इफ नो डील। तो बातचीत से पहले वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आप डील कर लो, अदरवाइज हम आपको बर्बाद कर देंगे। मोस्ट एग्रेसिव लैंग्वेज सिंस द वॉर बिगैन। और साथ में एक और जो बड़ा एस्केलेशन हुआ कि US Navy fired on and seized Iranian cargo ship near Strait of Hormuz on Sunday। ये वॉर का एस्केलेशन था। ईरान has vowed retaliation and demands release of sailors। तो शिप को भी कब्जा कर लिया, सेलर्स को भी पकड़ लिया। तो आप सोचिए कि जो सीज फायर टॉक्स की बात हो रही है उससे पहले ऐसे जो इवेंट्स हो रहे हैं। साथ में UAE में टेरर सेल का पता चला है। UAE dismantled an Iran-linked extremist cell planning systemic terrorist and sabotage operations, new escalation beyond Hormuz। तो ये भी एक नया एंगल इसमें जुड़ रहा है और जो एक थोड़ी सी पॉजिटिव साइंस हमें दिख रहे हैं कि जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ एंड जेड कुशनर डिपार्टिंग टुडे फॉर पाकिस्तान, सेम टीम एज राउंड 1। तो पहले ये था कि जेडी वैंस वहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी अब जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर ऑलरेडी मेट ईरान एम्बेसडर, लेकिन ईरान का अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। तो यहाँ पर ईरान की तरफ से क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या वो इस बातचीत में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। तो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा नो प्लान्स टू सेंड नेगोशिएटर्स, कॉल US स्टेटमेंट्स अ मीडिया गेम एंड ब्लेम गेम, नेवल ब्लॉकेड हैज प्रिवेंटेड प्रोग्रेस। जैसे कि हम जानते हैं कि USA ने भी ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो वो कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा छापा है ईरानियन सोर्सेस के बेस पर कि तेहरान डेलीगेशन इज मेकिंग प्लान्स टू हेड टू इस्लामाबाद, क्लासिक नेगोशिएशन पोस्चरिंग, रिफ्यूजिंग पब्लिकली एंड प्रिपेयरिंग प्राइवेटली। तो पिछली अगर बातचीत में भी आप देखें तो ऐसा ही कुछ हुआ था, ईरान वाले आएंगे नहीं आएंगे उसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो अभी भी वैसा होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप एस्केलेशन देखें तो फ्राइडे के दिन अब देखिए कैसे दिन पर दिन सिचुएशन बदल रही है, घंटे घंटे में सिचुएशन बदल रही है और क्या किस तरीके से एस्केलेशन हुआ है इसको समझते हैं। तो ईरान ओपन्स हॉर्मुज, क्रूड ड्रॉप्स 10%। ये फ्राइडे की बात है, हम सब जश्न मना रहे थे। सैटरडे को ईरान रीक्लोजेस हॉर्मुज, शिप्स फायर्ड, शिप्स पर भी गोलीबारी उन्होंने की। संडे के दिन US सीजेस ईरानियन शिप, ईरान वॉज रिटेलिएशन, ये एक तरीके का एस्केलेशन था। और मंडे को ट्रंप ने कहा डिस्ट्रॉय ऑल प्लांट्स एंड ब्रिजेस और ईरान ने कहा
हम बात नहीं करेंगे। और आज ट्रंप ने अपनी तरफ से डेडलाइन को पुश कर दिया 2 दिनों के लिए, और वैंस फ्लाइज आउट एंड ईरान इज साइलेंट। ईरान कुछ भी नहीं कह रहा है। तो आप देख रहे हैं कि घंटे घंटे में सिचुएशन बदल रही है, और आगे क्या होगा अभी से किसी के बस का नहीं है उसे स्पेकुलेट करना। अब जो अप्रैल 28 का जो डेडलाइन है वो क्या माजरा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आप देखेंगे ज़्यादा खबरें भी नहीं आ रही, कोई भी इसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहा, लेकिन कितना बड़ा रिस्क है इसको समझना ज़रूरी है। तो फरवरी 6 को जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस इंडिया हिस्टोरिक ट्रेड डील अनाउंस हुई, मार्केट ने सेलिब्रेट किया, आप सब ने सेलिब्रेट किया कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया गया। इंडिया एग्रीज टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड मार्केट सेलिब्रेट्स। बहुत अच्छी खबर थी। लेकिन मार्च 11 को क्या होता है कि जस्ट 33 days लेटर यूएसटीआर लॉन्चेस सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशंस। इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। टारगेटिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबर प्रैक्टिसेस। तो यूएसए में कई सारे लॉज हैं कि यूएस को अगर कोई इंपोर्ट करता है तो उन्हें एक सेट ऑफ कंडीशंस को फॉलो करना है, और अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर या तो उन पर टैरिफ लगाए जाएंगे या उनके एक्सपोर्ट्स या जो अमेरिका जो इंपोर्ट करता है उन प्रोडक्ट्स को उस पर बैन लगाया जाएगा। अप्रैल 15 को इंडिया सबमिट्स फॉर्मल रिजेक्शंस। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इंडिया ने कहा कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, डिमांड्स इन्वेस्टिगेशन टू बी टर्मिनेटेड। तो यूएसए में अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसकी हियरिंग अप्रैल 28 को होगी। यूएसटीआर पब्लिक हियरिंग इफ नेगेटिव डिटर्मिनेशन न्यू टैरिफ्स पॉसिबल बाय मिड टू लेट 2026। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर यह आ जाता है कि नहीं नहीं इंडिया वायलेशन कर रहा है तो नए टैरिफ लग सकते हैं, और इस रिस्क को अभी तक ऐसा लगता है मार्केट प्राइस इन नहीं कर रहा है। सो अगर पैटर्न को देखें कि फरवरी में फ्रेंडशिप थी हमारी और मार्च में थ्रेट्स था, दिस इज द पैटर्न। बायलैटरल एग्रीमेंट्स बिकम बेसलाइन व्हाइल सेक्शन 301 एड्स न्यू प्रेशर ऑन टॉप। तो यहां पर क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? तो 2 तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें इंडिया ही नहीं 16 अदर कंट्रीज भी हैं कि आप जो है एक्सेस कैपेसिटी जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी कि आप सामान को डंप कर रहे हैं यूएसए में। साथ में फोर्स्ड लेबर इन्फोर्समेंट फेल्योर्स। तो अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे लेबर लॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और यहाँ तक कि अगर बैंक्स में भी आप जाएंगे तो आपको आपके जो ड्यूटी आवर्स हैं उससे बाहर आपको नहीं रखा जा सकता, और अगर आप काम करते हैं तो आपको ओवरटाइम देना पड़ता है। इसलिए अगर आप अपनी मर्जी से भी वहाँ पर रुकते हैं तो बैंक्स यूजुअली करने नहीं देते हैं। तो ये वाला जो मैटर है ये थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिकी यहाँ पर हो सकता है। सो पब्लिक हियरिंग्स आर स्केड्यूल्ड ऑन अप्रैल 28, जैसा कि मैंने कहा एग्जैक्टली 1 week फ्रॉम टुडे। वंस यूएसटीआर डिटरमाइंस अनफेयर प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट, अगर किसी भी तरीके से उन्होंने साबित कर दिया कि ऐसा होता है, इट कैन इम्पोज न्यू टैरिफ्स ऑन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट टू द यूएस। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो टैरिफ गिरने की खबर को हम सेलिब्रेट कर रहे थे वो वापस से ना बढ़ जाए, इसका डर है। दिस इज सेपरेट फ्रॉम 18% रेसिप्रोकल टैरिफ ऑलरेडी इन प्लेस फ्रॉम February 2026 ट्रेड डील। सेक्शन 301 टैरिफ्स वुड बी एडिशनल। तो 18 के ऊपर जो है टैरिफ लग सकता है, इस बात को हमें नहीं भूलना है। और कौन कौन से सेक्टर इससे इम्पैक्टेड हो सकते हैं? फार्मा एंड जेनरिक्स। फार्मा में ऑलरेडी उन्होंने लगाया लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे फार्मा कंपनीज पर अभी तक नहीं पड़ता हुआ दिखा। ऑटो, टेक्सटाइल, आईटी सर्विसेज सबसे बड़ा रिस्क, एंड केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज। और एज यूजुअल जैसा कि एक्सपेक्टेड था इंडिया ने इसको डिनाई किया है और तरह तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ की हियरिंग में, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है इस पर डिपेंड करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम कितना एक्सपोर्ट यूएसए को करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट टैरिफ 18% है और ये टैरिफ बढ़ के 25% से के ऊपर भी जा सकता है। If a cat
Wants to be a lion? It needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global. अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो पहले हम ग्लोबल इंडाइसेस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल के दिन मार्केट्स नेगेटिव थे। ग्लोबली अगर आप बाज़ारों को देखें तो नैस्डैक नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन नेगेटिव था, फ्लैट टू नेगेटिव हमें देखने को मिला। S&P 500 भी आप देख सकते हैं कि करीब करीब 0.25% नेगेटिव रहे। डाउ जोन्स भी फ्लैट टू नेगेटिव रहे। लेकिन आज सवेरे एशियन मार्केट्स ग्रीन में खुले और निक्केई करीब 0.9% अप था और हैंगसेंग में भी हमें ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। और आज जब यूरोप खुला तो वो भी थोड़ा फ्लैटिश आपको देखने को मिला। डैक्स करीब 0.55% अप था और जो FTSE है वो भी अभी तक 0.15% के करीब अप है। लेकिन इन सब से ज़्यादा बेटर हमारे मार्केट्स ने परफॉर्म किया। तो इसे डिकोड करना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि क्यों हमारे मार्केट्स ने ज़्यादा परफॉर्म किया। क्या ये किसी तरीके की एक सिंथेटिक रैली थी, मैन्युफैक्चर्ड रैली थी, क्या इंडेक्स मैनेजमेंट था? इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं कि आज मार्केट्स में क्या हुआ। तो अगर आप टॉप हमारे इंडाइसेस को देखें तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला। तो सबसे पहले जो बैंक निफ्टी में आज हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। जो बड़े प्राइवेट बैंक्स थे उसमें बहुत ज़्यादा रैली देखने को मिली, जबकि जो रिजल्ट्स ICICI और HDFC के आए थे वो नॉर्मल बहुत ही एवरेज टाइप के थे। तो आज बैंक्स ने, बड़े बैंक्स ने मार्केट को ऊपर उठाया। और साथ में अगर आप निफ्टी में देखें, निफ्टी में किसने कंट्रीब्यूट किया? निफ्टी में FMCG के स्टॉक्स ने जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो कुछ बैंक्स के बड़े स्टॉक्स और कुछ FMCG के बड़े स्टॉक्स, इन हैंडफुल स्टॉक्स ने, 8-10 स्टॉक ने आज मार्केट को ऊपर चढ़ाया। और ऐसा लग रहा था कि फंड हाउसेस ने इन स्टॉक्स में खरीद कर मार्केट को चढ़ाया है। तो अगर हम निफ्टी में देखें यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो निफ्टी के जो टॉप गेनर्स है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया मार्केट को चढ़ाने में, उसमें FMCG स्टॉक्स का बहुत बड़ा रोल रहा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देखिए नेस्ले करीब 7% अप रहा, हिंदुस्तान लीवर 3.5% अप रहा, ट्रेंट 3.4% अप रहा। और इसके बाद फिनेंस के स्टॉक्स आते हैं। ICICI बैंक 2% से ऊपर रहा, बजाज फिनेंस, HDFC बैंक। सो आप देख सकते हैं कि ये 6-7 स्टॉक्स ने मिलकर मार्केट को ऊपर लेकर गए। क्योंकि अगर बाकी सेक्टर्स को आप देखें, आप अगर FMCG जो कंजम्पशन सेक्टर है उसे हटा दें और बैंक के स्टॉक्स को हटा दें तो ओवरऑल मार्केट्स जो है बिलो एवरेज रहा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सिलेक्टिव स्टॉक्स की बाइंग ने आज मार्केट को वो ऊपर ले गए। और ग्लोबली अगर आप देखें तो हमारे मार्केट शायद बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स रहे पिछले 24 घंटों में, जबकि ग्राउंड पर अगर आप देखिए तो कोई भी ऐसी हमें साइंस नहीं दिख रहे हैं कि कोई मेजर ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट सिचुएशन में हुआ है। अब आइए बात करते हैं कि FIIs क्या कर रहे हैं, क्या वो वापस से बायर बनेंगे और पिछले दिनों में उनकी क्या मार्केट में एक्टिविटी रही। अगर आप FIIs के फिगर्स को ट्रैक करें तो पिछले दिनों हमें इन्हें 3 दिन हमने देखा कि वो बायर बने। हालांकि बाइंग की फिगर बहुत ज़्यादा नहीं थी और इसको लेकर काफ़ी एक एक्साइटमेंट, एक होप बन गया कि क्या वो दोबारा से बायर बनेंगे। तो हम समझेंगे कि क्यों वो बायर बने और साथ में वापस से हम ये देखेंगे कि कल के दिन वो वापस से सेलर बन गए, यानी कि कल का जो डेटा उनका आया है वो सेलिंग का आया है। तो ये जो बाइंग थी, क्या ये सच में बाइंग थी? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कभी कभी हम देखते हैं कि FII की बाइंग की फिगर्स आ रही हैं, कभी कभी हमें देखने को मिलता है वो अपने शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि उनकी जो एक्टिविटी है क्या वो सच में लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश एक्टिविटी है या उनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से हमें ये एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो आइए पहले उनके पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले जब मार्केट्स बहुत ही एक हेल्दी सिचुएशन में होता है, रिटेल वाले सारे बुलिश होते हैं, वैसे सिचुएशन में FIIs फ्यूचर्स को सेल करते हैं, ओपन शॉर्ट पोजीशंस। और इसका साइन क्या है कि
उनके शॉर्ट्स का OI बढ़ता हुआ दिखता है और ये डेटा मैं लगातार आपके साथ ट्रैक करता हूं. सो ओपन शॉर्ट पोजीशंस, OI इंक्रीजेस एंड दे आर पुटिंग बेयरिश बेट्स. और इसके बाद यूजुअली मार्केट्स गिरते हैं. हो सकता है एक हफ्ते बाद गिरे, हो सकता है एक महीने बाद गिरे, हो सकता है 2 महीने बाद गिरे. तो वो उनके हाथ में है. जब तक वो अपने पूरे शॉर्ट्स को नहीं बना लेते तब तक वो मार्केट में, कैश मार्केट पे सेलिंग नहीं करते हैं. तो उसके बाद जब मार्केट गिरने लगता है तब वो उनके शॉर्ट्स जो हैं प्रॉफिटेबल हो जाते हैं. FIA वेट्स फॉर ए नैरेटिव ट्रिगर टू एग्जिट. तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जब ऐसी एंटिसिपेशन हुई कि कुछ बातचीत हो रही है और उनको ग्राउंड की ज़्यादा खबर होती है, तो फिर उन्होंने अपने शॉर्ट्स को कट करना शुरू किया, जैसा कि हमने आपको डेटा में दिखाया पहले. और वो बेसिकली जो है अपने शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो वापस से लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं. इसको समझना बहुत ज़रूरी है. सो ट्रिगर अराइव, सीजफायर हिंट, क्रूड डिप, पॉजिटिव न्यूज़, FIA स्टार्ट्स कवरिंग देयर शॉर्ट्स. और इसके बाद उनके शॉर्ट्स कम हो जाते हैं, OI डिक्रीज हो जाता है, शोज एज बाइंग इन डेटा और प्राइस भी ऊपर जाता है. लेकिन ध्यान रहे वो लॉन्ग पोजीशंस नहीं बना रहे हैं, वो अपने शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं क्योंकि वो ह्यूज प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं. सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एंजल का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको FIA का भी डेटा दिखता है. तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो उन्होंने 15th, 16th और 17 ये 3 दिन कैश मार्केट में बाइंग की. बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर्स नहीं थी. लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो उनके जो लॉन्ग पोजीशंस थी फ्यूचर्स में उसमें भी डिप आया है और उनके शॉर्ट पोजीशंस थी उसमें भी डिप आया है. और अगर हम नेट शॉर्ट्स की बात करें तो उसमें भी डिप आया है. तो क्या वो बुलिश हो गए? क्या मार्केट में वो अब लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे? तो अभी तक ऐसा कोई साइन नहीं है. वो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि ये अनसर्टेनिटी थोड़ा क्लियर हो, सीज फायर वगैरह की जो डिटेल्स उन्हें मिले और रिटेल वापस से बुलिश हो, तब वो फ्रेश शॉर्ट्स बनाएंगे. अभी भी आप देखें तो उनकी साइजेबल करीब 1,90,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स उनके ऑलरेडी बने हुए हैं. ये बात सही है क्योंकि काफ़ी शॉर्ट्स उन्होंने क्लोज किए हैं और उसका रीज़न ये था कि वो ह्यूज प्रॉफिट्स पर बैठे हुए हैं. इसलिए इस सब का अगर हम डेटा को देखें तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि FIIs अपने शॉर्ट्स को बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, लेकिन अभी वो लॉन्ग नहीं जा रहे हैं. तो अभी जो भी मार्केट ऊपर जा रहा है, जो भी रैली हो रही है, वो DIIs की वजह से हो रही है. क्यों? क्योंकि DIIs के सिप्स क्लोज हो रहे हैं, उनके जो नेट सिप्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है. अब आइए दोस्तों मार्केट का डेटा देख लेते हैं और फिर हम चार्ट पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है और क्या क्लूज मिल रहा है. तो मार्केट का डेटा आज आप देखें तो काफ़ी अच्छा मार्केट रहा. हालांकि आज का दिन अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हमें अप्स एंड डाउन वोलेटिलिटी देखने को मिली. और मैं दोस्तों अक्सर आपके साथ कहता हूँ कि जब भी एक बड़े ट्रेंड के बाद हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, इट्स अ साइन ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड. तो आज का डेटा हमें क्या बता रहा है? क्या ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम 24,500 के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं. आज 200 पॉइंट्स मार्केट अप रहा. वोलेटिलिटी की सिचुएशन आप देखिए तो यहाँ पर कोई बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं है. और अगर आज आप पुट का भी देखें तो थोड़ी सी IVs डाउन हुई हैं और इट कुड बी रिलेटेड टू एक्सपायरी ऑल्सो. और पुट कॉल रेशियो अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें गेन देखने को मिला है. और दोस्तों ध्यान रहे कि आज एक्सपायरी भी है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ एक्सपायरी का मैनेजमेंट भी हो सकता है. इसलिए आज के डेटा को हमें थोड़ा सा केयरफुली इवैल्यूएट करना पड़ेगा और हमें कल देखना पड़ेगा कि यही डेटा वापस से मार्केट में हमें दिखता है या नहीं दिखता है. विक्स की सिचुएशन देखें तो मार्जिनल ड्रॉप देखने को मिला है. ऑब्वियसली सीज फायर की भी थोड़ी
बेटर खबर है और एक्सपायरी के दिन मार्केट ऊपर गया है तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। बट जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी बाजार में लॉन्ग पोजीशंस नहीं बन रहे हैं और करंट मंथ में भी नहीं बन रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में भी नहीं बन रहे। बहुत ही माइनर यहाँ पर हमें OI ऐड होता हुआ दिखा है। और आप करंट मंथ के अगर प्रीमियम्स को देखें, कल तो डिस्काउंट में था और लगातार पिछले कई दिनों से डिस्काउंट में हमें देखने को मिला और आज फिर वापस से प्रीमियम पे आया, लेकिन बहुत ही हल्का प्रीमियम, और नेक्स्ट मंथ में भी काफ़ी कम प्रीमियम देखने को हमें मिल रहा है। अगर टर्नओवर देखें तो वो पिछले दिनों के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता हुआ दिखा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी अच्छा है और इंडेक्स फ्यूचर्स को अगर हम देखें सो कल भी मार्जिनल शॉर्ट्स कटते हुए दिखे हैं। तो डेटा क्या बता रहा है? डेटा थोड़ा सा जो मैं कहूँगा कि आज के दिन हम क्लियर कट पिक्चर नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ बुलिश डेटा, लेकिन ये बेरिश डेटा भी नहीं दिख रहा है। आज का डेटा थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि इसमें एक्सपायरी का डेटा भी इंक्लूडेड होगा। तो कल जब फ्रेश डेटा हमें मार्केट में दिखेगा तब हम सही उसका एक इवैल्यूएशन कर पाएंगे। आइए दोस्तों अब चार्ट की तरफ चलते हैं और आज हम एंजल वन का चार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों लगातार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस डिप के बाद जैसे ही इस पैटर्न से प्राइजेस बाहर गए, हमने आपके साथ शेयर किया कि अभी प्राइजेस को इन दोनों लेवल यानी कि 23,300 से 24,400 के बीच में रहना है और काफ़ी टाइम इसने वहाँ पर स्पेंड किया और अब आज के दिन हम कह सकते हैं कि इस लेवल को ब्रीच करके ऊपर गया और हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मार्केट्स वापस से रिवर्स करने की तैयारी कर रहे हैं और अगर सीज फायर की कोई अच्छी खबर नहीं आती है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो फिलहाल आज के दिन तक हमारा डेटा यही कह रहा है कि बाजार रिवर्सल के लिए तैयार है, लेकिन रिवर्सल का जो लेवल है उसे वापस नीचे आना पड़ेगा, तभी हम शॉर्ट की तरफ देख पाएंगे। और इसके बारे में हमने आपको पिछले कुछ दिन पहले ही कहा था कि शॉर्टिंग का लेवल तभी होगा जब इसे ब्रीच करके ये नीचे आएगा। अगर अभी आप शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं तो आपको हेज के साथ होल्ड करना है और जब ये लेवल ब्रीच हो जाएगा कन्विंसिंगली तभी हमें नेकेड शॉर्ट को एक्टिवेट करना है। और फिलहाल अगर आप लॉन्ग पोजीशंस में हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस है। जब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं करता आप ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अप ट्रेंड है मोटा मोटा ये मैच्योर हो चुका है और अगर सीज फायर की कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।